हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु में आप लोगों का स्वागत है। मैं हरी द मैथ्स गुरु, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे जो हम टॉपिक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स जाने कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस और ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। इनके बारे में हमने लेक्चर 1 वाली वीडियो में डिस्कस किया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नेक्स्ट इज लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोलते हैं, और थर्ड जो लास्ट मेथड है वो है वोगल्स या पेनल्टी मेथड। ठीक है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या पेनल्टी मेथड। तो ये 3 मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों को, जैसा कि हमने पहले बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जाना ट्रांसपोर्टेशंस की, वो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को डिस्कस किया था। लेक्चर 3 में हमने लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड को, और लेक्चर 4 में वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या पेनल्टी मेथड को हमने जाना था। तो इस तरीके से हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 की ये जो सीरीज़ है वो हमने अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो उससे अगर किसी को भी कोई ऐसा पोर्शन है जो नहीं हो पाया है, जो नहीं लेक्चर को देख पाए थे, अटेंड कर पाए थे, तो वो यूट्यूब चैनल पर जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस को देख सकता है। हम आगे प्रोसीड करते हैं। उस प्रोसीड करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय, ठीक है, उनके पास टाइम कम है और प्रेशर ज़्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को स्प्रेड कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो, क्योंकि ये कम टाइम में जल्दी से जल्दी रिवीजन करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन की डेफिनेशन जानी थी कि कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा अगर वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करता हो। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करने वाला फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो फाइंड करने से पहले कुछ 1-2 बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको जान लेते हैं, फिर मेथड को जानेंगे कि कैसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहली जो डेफिनेशन है जो ज़रूरत पड़ेगी आगे, वो है नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ m क्रॉस n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो किसी भी m क्रॉस n यानी कि m रो n कॉलम वाली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का नॉन डिजेनरेट BFS कब होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट कब होता है, उसकी कंडीशन है कि अगर कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट होना है तो वो 2 कंडीशन को, 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मस्ट हैव एग्जैक्टली m + n - 1 नंबर ऑफ एलोकेशंस, यानी कि नंबर ऑफ एलोकेशंस जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में हमने निकाली है वो एग्जैक्टली m + n - 1 के इक्वल होनी चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 के एग्जैक्टली इक्वल अगर एलोकेशंस हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी, अगर दीज एलोकेशंस मस्ट बी इन इंडिपेंडेंट पोजीशंस, ये जो एलोकेशंस आएंगी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस में, उनकी जो पोजीशन है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो पोजीशन इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, इट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल टू फॉर्म एनी क्लोज लूप थ्रू दीज एलोकेशंस। मतलब इन एलोकेशंस से होते हुए कोई क्लोज लूप अगर नहीं बनता है तो एलोकेशंस क्या कहलाएंगी, इंडिपेंडेंट पोजीशन पर कहलाएंगी। अगर बन जाता है तो एलोकेशंस डिपेंडेंट पोजीशन पर कहलाएंगी। तो पहले अब इसी बात को जान लेते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पोजीशन होती क्या है। जैसा कि हम अगर इस टेबल में देखें तो इस टेबल में मैंने एलोकेशंस को रेड मार्क से डिनोट किया हुआ है, जहां जहां पर एलोकेशन है
किसी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर एलोगेशंस को देखें तो ये 4 एलोगेशंस ऐसी हैं जिनसे होकर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है हमें। बस मूव कहाँ से कहाँ तक करना है, एलोगेशन टू एलोगेशन मूव करना है, और 2 ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि ऐसे, और वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि ऐसे कॉलम वाइज। तो ये 2 ही पोजीशन से एलोगेशन टू एलोगेशन मूव करते हुए अगर हम जहाँ से चले उसी पाथ पर वापस उसी पॉइंट पर पोजीशन पर पहुँच जाते हैं, यानी कि लूप क्लोज हो जाता है, तो ऐसी एलोगेशंस का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट पोजीशन में कहलाएगा। जैसे कि ये इंडिपेंडेंट पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पर एलोगेशन में एक क्लोज लूप बन रहा है। अब इस दूसरी पोजीशन को देखते हैं। यहाँ पर एलोगेशन इस पोजीशन पे, इस पे है, इस पे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और लास्ट में यहाँ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एलोगेशन से हम इस एलोगेशन पर हॉरिजॉन्टली जा सकते हैं, फिर यहाँ से इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि एलोगेशन नहीं है, क्योंकि एलोगेशन से एलोगेशन ही मूव कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ को जाएंगे वर्टिकली तो एक और एलोगेशन दिख रही है, मूव कर सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो फिर एलोगेशन दिख रही है, मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में एलोगेशन पर मूव किया, फिर इधर किया, और ये क्लोज लूप हमारा बन गया। तो क्लोज लूप यहाँ पर भी बन पा रहा है। तो यानी कि ये जो पोजीशन है एलोगेशंस की, ये भी क्या है, नॉन इंडिपेंडेंट है। अब बात आती है, ये एक और पोजीशन है, इसमें हमारे पास एलोगेशंस हैं, ये एलोगेशन, ये एलोगेशन, 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 एलोगेशन एंड एलोगेशन। तो ये चेक करते हैं कि एलोगेशन इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है या नॉन इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये एलोगेशन से इस एलोगेशन पर जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एलोगेशन है, फिर इसके नीचे भी एक और एलोगेशन है, जा सकते हैं, फिर इसके इधर भी एक एलोगेशन है, लेफ्ट साइड जा सकते हैं, आगे एलोगेशन नहीं है, मूव नहीं कर सकते, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि वहाँ एलोगेशन है। फिर इससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि एलोगेशन नहीं है, फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे, एलोगेशन है, फिर डाउनवर्ड जाएंगे, एलोगेशन है, फिर इससे नीचे नहीं जाएंगे, फिर वापस इधर जाएंगे, राइट साइड एलोगेशन है, और वापस सेम पोजिशन पर आ गए हम, यानी कि लूप क्लोज हो गया। और इसलिए ये जो पोजीशन है एलोगेशंस की, ये भी नॉन इंडिपेंडेंट है। अब बात आती है डिपेंडेंट पोजीशन कब बनेगी, इंडिपेंडेंट पोजीशन कब बनेगी, जब इस तरह की कंडीशन हो। अब हम अगर किसी भी तरीके से मूव करने की कोशिश करें, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ एलोगेशन गए, फिर इसके बाद नीचे गए, और नीचे से अगर इधर गए तो वापस जाने का कोई पाथ नहीं है क्योंकि आगे इधर एलोगेशन नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या फिर अगर हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से नीचे गए, नीचे से एलोगेशन पर जाएंगे तो फिर इधर जाएंगे, और इधर कोई एलोगेशन नहीं है, नहीं जा सकते, जिससे कि वापस इस पर पहुँचे, और ऊपर भी नहीं जा सकते। इस तरीके से यहाँ पर कोई भी क्लोज लूप नहीं बन पा रहा है। तो ये जो एलोगेशंस हैं, इसका मतलब किस पोजीशन पर है, इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है। तो डेफिनेशन में हमने अभी जाना कि कोई भी BFS जो है वो नॉन डीजेनरेट कहलाएगा, नॉन डीजेनरेट BFS कहलाएगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कि नंबर ऑफ एलोगेशंस जो BFS में आए हैं वो एग्जैक्टली m + n - 1 के इक्वल हो। दूसरी कंडीशन कि एलोगेशंस की जो पोजीशन है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन हो। इट मीन्स जो एलोगेशंस हैं उनको लेकर कोई क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। ये दोनों बातें अगर सेटिस्फाई हैं तो सॉल्यूशन जो भी हमने BFS निकाला है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा, नॉन डीजेनरेट कहलाएगा। अब बात आती है कि इसका क्या यूज है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ टॉपिक आगे डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम का निकालना है तो उसके लिए क्या तरीका है, उसका प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसका किसी भी मेथड से, 3 मेथड पढ़े हैं हमने, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कोस्ट एंट्री मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, तीनों में से किसी भी मेथड से उसका इनिशियल एक BFS हमें निकालना है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये स्टेप 1 में काम करना है हमें। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमने जब क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से हमने करके चेक भी कर लिया था कि तीनों मेथड में से सबसे कम कॉस्ट देने वाला, जो सबसे बेटर रिजल्ट देने वाला, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम देने वाला मेथड है वो कौन सा है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम मेथड, पेनल्टी मेथड। तो बेटर रहेगा कि तीनों में से कोई सा भी मेथड लगाने की बजाय अगर वैम मेथड लगाओगे तो कम स्टेप में हम मिनिमम कॉस्ट वाले सॉल्यूशन तक, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे कम स्टेप में। तो बेटर रहेगा वैम मेथड लगाओ, अदरवाइज आप बाकी दो मेथड भी लगा सकते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 2 पर जाना है। स्टेप 2 क्या कहता है? चेक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जो भी तुम्हारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसे चेक करना है कि क्या ये नॉन डिजेनरेट है या नहीं। अगर इनिशियल बीएफएस नॉन डिजेनरेट है तभी हम आगे जो स्टेप 2 है वो लगा पाएंगे। स्टेप 2 क्या है? यहाँ पर हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करना है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट मतलब जो हम इनिशियल बीएफएस निकाल रहे हैं, क्या ये चेक करना होगा कि क्या यही वो सॉल्यूशन है जो सबसे कम कॉस्ट दे रहा है, या इसके अलावा इससे कम कॉस्ट देने वाला सॉल्यूशन पॉसिबल है ट्रांसपोर्टेशन की। तो वो टेस्ट करने के प्रोसेस को ऑप्टिमलिटी टेस्ट कहते हैं। और उसको लगाने के लिए पहली कंडीशन है कि जो बीएफएस है वो नॉन डिजेनरेट होना चाहिए। मीन्स नॉन डिजेनरेट की डेफिनेशन अभी पढ़ी थी पीछे कि नंबर ऑफ एलोगेशन एग्जैक्टली m + n-1 के इक्वल होने चाहिए, और सेकंड वन कंडीशन थी कि इंडिपेंडेंट पोजीशन पर होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम स्टेप 3 पर प्रोसीड करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में एग्जैक्टली m + n-1 के इक्वल नंबर ऑफ एलोगेशन नहीं आती है तो उस केस में क्या करना है? ऑप्टिमलिटी टेस्ट तो लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए एलोगेशन को पहले इसके इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ एलोगेशन अगर m + n-1 से कम बन रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक डमी एलोगेशन, नकली एलोगेशन डेल्टा जो कि 0 है, बस एक हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट में दिखाने के लिए कि काउंटिंग एग्जैक्टली इतनी हो गई है, उसके लिए हमें डमी एलोगेशन डेल्टा कंसिडर करना होगा। किस पोजीशन पर? एट एनी इंडिपेंडेंट पोजीशन पर, मतलब ऐसी पोजीशन पर जिससे कि बाकी एलोगेशन के साथ मिलकर ये एलोगेशन डेल्टा लूप नहीं बनाती हो। बात क्लियर? तो m + n एलोगेशन पहले पूरी कर देनी है। उसके बाद स्टेप 3 ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना है, जिसे बोलते हैं मोदी मेथड। तो ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या है, मोदी मेथड क्या है, ये मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले इस मोदी मेथड में कुछ कंसेप्ट हैं, बातें हैं, डेफिनेशन है, फार्मूले हैं, उनके बारे में पहले जान लेते हैं जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। तो ये जो फार्मूला है वो ये कहते हैं कि जब भी कोई भी ऐसी सेल है क्वेश्चन के अंदर, जब तुमने बीएफएस निकाला है, इनिशियल बीएफएस जब निकालेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो कोई ऐसी सेल है जिसमें कि यहाँ पर तो कॉस्ट लिख देते हैं, और ये सर्कल के अंदर यहाँ पर अगर एलोगेशंस जो लिखी हुई हैं जिस सेल में, उसे ऑक्यूपाइड सेल नाम देंगे। एमसीक्यू में पूछा जाता है जिसमें एलोगेशन है उस सेल को क्या कहा जाता है? ऑक्यूपाइड सेल। तो ऑक्यूपाइड सेल में क्या फार्मूला अप्लाई होना चाहिए कंडीशन सेटिस्फाई की? ऑक्यूपाइड सेल के लिए उसकी कॉस्ट ith रो jth कॉलम की कॉस्ट Cij = होनी चाहिए ui + vj। ui और vj क्या है? ये फेसिटियस कॉस्ट होती हैं। अभी मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा ui और vj क्या है और कैसे सॉल्व करने हैं। याद रहे पर सॉल्व इसी फार्मूले से करना है कि Cij = ui + vj, यानी, और ध्यान रहे ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? सिर्फ उन सेल के लिए जो ऑक्यूपाइड है, इट मीन्स जिनमें एलोगेशन है। उसके बाद बात आती है नॉट ऑक्यूपाइड सेल कौन सी होंगी? जिनमें कि एलोगेशन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे इसमें कोई सर्कल यानी कि एलोगेशन नहीं है। तो उस सेल के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर कॉस्ट ऑलरेडी लिखी होगी, वो एम्प्टी सेल होगा, एलोगेशन नहीं है, तो उसमें हमें यहाँ पर कोरोस्पोंडिंग अगर Cij है तो उस सेल के लिए ui और vj का सम हमें यहाँ लिखना है राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर पर, और लोअर कॉर्नर पर हमें dij लिखना है। इसे बोलते हैं सेल इवेल्युएशन dij को, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है dij की? ये फार्मूला होता है Cij - ui + vj। यहाँ पर अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट यानी कि मोदी मेथड में रिजल्ट क्या बनेगा कि अगर ये किसी भी सेल के लिए dij की वैल्यू, हर एक सेल के लिए, फॉर ऑल, सभी सेल के लिए dij की वैल्यू नॉन नेगेटिव यानी कि > 0 मीन्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो जाए सभी सेल के लिए, तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा टफ है, पर अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब टर्म्स समझ में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हम लास्ट वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं, जिसे हमने तीनों मेथड से करा था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और वोकल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड और लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तीनों मेथड से हमने इसका बीएफएस निकाला था, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करा था। अब हम
उसी क्वेश्चन का ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए जैसा हमने स्टेप डिस्कस किया कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है कि हमें किसी भी मेथड से पहले क्या निकालना होगा? इनिशियल बीएफएस निकालना होगा। इनिशियल बीएफएस निकालना होगा किसी भी मेथड से, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसी भी एक मेथड, तीनों मेथड है, मैंने बताया था कि तीनों में से बेस्ट रिजल्ट कौन देता है? वोगल्स मेथड। तो बेटर होगा कि इनिशियल बीएफएस वोगल से निकाला जाए क्योंकि वो सबसे कम कॉस्ट देता है, तो जल्दी से ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि आंसर तक पहुंचा देगा। क्योंकि वो कम कॉस्ट देता है तो उससे कम, सबसे कम तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वो बीएफएस निकालना होगा। तो जो ये बीएफएस हमने लास्ट वीडियो में निकाल लिया था, ये बीएफएस हमने लास्ट वीडियो में निकाला था वोगल्स मेथड से, मैं उसी को यहाँ पर एज इट इज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि हमने डिस्कस किया था ये वोगल्स मेथड से। इसका लास्ट में यहाँ पर ये टेबल आई थी जिसमें एलोकेशन इस तरीके से ये बने थे। मैं ये टेबल एज इट इज़, लास्ट वीडियो से आप चेक कर सकते हैं, एज इट इज़ वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टेबल में यहाँ पर कॉस्ट थी 2, यहाँ पर थी कॉस्ट 7, यहाँ पर कॉस्ट थी 4 ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ 4, 7, देन 1, देन 6, देन 2, इस तरीके से ये कॉस्ट आई थी। और एलोकेशंस जो थे वो पोजीशन वाइज यहाँ पर थे। 5 एलोकेशन आया था इस पोजीशन पर, यहाँ पर पोजीशन पर 8 आया था एलोकेशन, यहाँ पर 7 एलोकेशन आई थी, यहाँ पर 2 आया था, इस पोजीशन पर 2 था और इस पोजीशन पर 10 था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा इनिशियल बीएफएस वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से आया था। हमने किससे निकाला था? इसे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम निकाल चुके हैं, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ किया है। अब सबसे पहला काम, जब ये स्टेप 1 हो गया तो यहाँ पर मैं स्टेप 1 में ही स्टेप 2 भी चेक कर लेता हूँ। नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ एलोकेशन बताओ जरा कितने हैं? नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हैं? नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं यहाँ पर एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 और m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? m मतलब नंबर ऑफ रो 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो हो गई 4, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 कॉलम्स हैं, -1, तो सॉल्व करके वैल्यू 6 आ जाती है। इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर इक्वल हैं। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। यही हमने डिस्कस किया था अभी कि पहले ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने से पहले इनिशियल बीएफएस में नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 के एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए और एलोकेशन इंडिपेंडेंट पोजीशन पर होनी चाहिए। ये जो 2 मेथड हमने पढ़े हैं ये बीएफएस निकालने के, इनमें से अपने आप ही ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पर आते हैं, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस एग्जैक्टली एलोकेशंस को चेक कर लो, m प्लस n माइनस 1 है या नहीं, तो यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई की जा सकती है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर फेसिटियस कॉस्ट निकालनी है। फेसिटियस कॉस्ट निकालनी है जिन्हें हम UI और VJ से डिनोट करते हैं। फेसिटियस कॉस्ट UI और VJ क्या है यहाँ पर? ये फर्स्ट रो के लिए इसे हम U1 लिखेंगे, सेकंड रो के लिए U2, थर्ड रो के लिए U3, फोर्थ रो के लिए U4। I की वैल्यू वेरी करेगी 1 2 3 4 क्योंकि 4 रो हैं। इसी तरीके से J कॉलम वाइज चलेगा V1 V2 V3। ठीक है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने अभी फार्मूले जो डिस्कस करे थे उसके बेसिस पर हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने फार्मूला अभी डिस्कस किया था, याद हो तो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन्हें हमें याद रखना है।
एक तो ये कि जो ऑक्यूपाइड सेल है जिसमें एलोगेशन है उस ऑक्यूपाइड सेल के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, सी आई जे उस सेल की कोस्ट इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे होगा। तो इसका यूज करते हुए हमें सारे u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं, पर उससे पहले ये याद रखो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस रो या कॉलम में है। तो लास्ट रो में यहाँ पर 1 2 3 एलोकेशंस हैं। तो जिस रो में या जिस कॉलम में ओवरऑल मैक्सिमम एलोकेशंस होती हैं उस रो या कॉलम के सामने जो फैसिटियस कोस्ट है उसे हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा 3 एलोकेशन है तो इसकी फैसिटियस कोस्ट हम 0 ले लेंगे u4। ठीक है, बात क्लियर। अब u4 0 लेने के बाद फिर हम वो फार्मूलाइज लगाएंगे और बाकी वैल्यूज निकालेंगे। जैसे यहाँ हमने u4 की वैल्यू निकाली तो इस सेल, इसके सामने एलोकेशन वाली सेल कौन सी है, ये वाली। इस सेल की ये जो पोजीशन है कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, 4th रो, 1 2 3 4 4th रो और 1 2 3 3rd कॉलम, 4th रो 3rd कॉलम। तो इसका मतलब यहाँ पर C 4th रो और 3rd कॉलम C4 3 किसके इक्वल होगा। फार्मूला हमने डिस्कस किया था ऑक्यूपाइड सेल के लिए, क्या होता है फार्मूला, सी आई जे ith रो jth कॉलम के लिए कोस्ट इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। तो इसके अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा u4 प्लस v3। u4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 0, और v3 की हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। और क्वेश्चन के अंदर ये C43 4th रो 3rd पोजीशन पर कोस्ट कितनी है, यहाँ पर ये 2, लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर पर जो लिखा होगा वो कोस्ट होगी। तो C43 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके v3 की वैल्यू कितनी आ जाती है 2। तो इस तरीके से हमें v3 मिल जाता है 2। सेम इसी तरीके से हमें इसके सामने एलोकेशन एक और दिखाई दे रही है इस पोजीशन पर, और इसके लिए पोजीशन कौन सी है, ये 4th रो और 2nd कॉलम। इसका मतलब C42 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्या फार्मूला लगेगा इसके अकॉर्डिंग, u4 प्लस v2, यही सेम फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग u4 प्लस v2 यहाँ पर आ जाएगा C42, और C42 की वैल्यू यहाँ पर टेबल वाइज कितनी है, 4th रो 2nd कॉलम में, यहाँ पर 4th रो और 2nd कॉलम में यहाँ पर पोजीशन में कोस्ट कितनी दिख रही है, ये है 6 इज इक्वल टू u4 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस v2 यहाँ से हम अब निकाल लेंगे। तो v2 सॉल्व करके आ जाता है कितना 6। इसी तरीके से ये v2 की वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से टेबल वाइज हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि ये इसके सामने एलोकेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये u4 और इसके लिए नीचे ये जो v है v1, इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, इसकी कोस्ट के। तो इट मीन्स 0 में क्या प्लस करें कि 1 आ जाए, 0 में क्या प्लस करें कि 1 आ जाए, तो आंसर मिलेगा 1। तो वही v1 की वैल्यू हो जाएगी। बात क्लियर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बाकी वैल्यूज निकालेंगे अब इसकी हेल्प से, तो v1 मिल गया, इसके सामने एलोकेशन और कौन सी दिख रही है, एक और ये है 5। ये इसके सामने u क्या है, ये रहा जो अननोन है, और v पता है। तो अब हमें सोचना है कि v1 और u1 का सम ये कोस्ट आनी चाहिए, यानी कि 2 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे के अकॉर्डिंग। तो v1 और क्या ऐड करें कि 2 आ जाए, तो आंसर मिलेगा 1। तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसके सामने एलोकेशन ये है, और इसके नीचे क्या वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर v3 2 पता है। तो 2 में क्या ऐड करें कि इसकी कोस्ट यानी कि 1 आ जाए, तो 2 में क्या प्लस करने से 1 आएगा, -1 प्लस करने से 1 आएगा, क्योंकि 2 में से 1 माइनस होकर 1 बचेगा। इसी तरीके से अब ये वैल्यू निकालनी है u3, तो इसके सामने एलोकेशन कहाँ पर है, ये पोजीशन पर, और इसके नीचे क्या है v2 की वैल्यू 6। तो हमें देखना है 6 में क्या प्लस करें, यहाँ पर u3 क्या प्लस करें कि ये कोस्ट 4 आ जाए। तो 6 में क्या प्लस करें, -2 प्लस करें, तो कोस्ट कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सेम यही फार्मूला लगाकर, जैसे ये दोनों हमने निकाली है वैल्यूज, किस किस की वैल्यू निकाली है सॉल्व करिए। यहाँ पर एक तो v3 की सॉल्व करिए और v2 की, सेम प्रोसेस लगाकर v3 v2 का जैसे हमने सॉल्व किया है वही प्रोसेस लगाकर बाकी वैल्यूज ये भी निकाल सकते हैं जो मैंने टेबल के अंदर बता दी है। अब यहाँ पर हमें आगे क्या करना होगा,
आगे यहाँ पर ये अभी डिस्कस किया था कि ऑक्यूपाइड सेल से सारी वैल्यू निकालनी है और नॉन ऑक्यूपाइड यानी कि जिसमें एलोकेशन नहीं है वहाँ पर ये वैल्यूज़ रखनी है। अभी बताया था मैंने ये फार्मूला कि नॉट ऑक्यूपाइड सेल जिसमें एलोकेशन नहीं है उसमें हमें यहाँ पर कॉस्ट मिली होगी पहले से लिखी हुई, एलोकेशन होगी नहीं। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग सेल के कोरस्पॉन्डिंग यू और वी की जो वैल्यू है उनका सम लिखना है राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, और नीचे डी आई जे लिखना है जो कि डी आई जे किसके इक्वल होगा, कोस्ट माइनस यू आई प्लस वी जे। तो पहले तो ये वैल्यूज निकाल लेते हैं यू और वी का सम। तो इस पोजीशन पर u की वैल्यू क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 6 और v की वैल्यू क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 1, दोनों का सम कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। और यहाँ पर इनका डिफरेंस लिखना है डी आई जे, 7 माइनस 7 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर आते हैं इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर ये भी एम्प्टी है तो इसके लिए u की वैल्यू इसके नीचे दिखाई देगी 2 और v की वैल्यू 2 और u की वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग 1, दोनों का सम 2 + 1 3 और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4 - 3 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी एम्प्टी सेल है, इस एम्प्टी सेल के लिए v की वैल्यू 1 u की वैल्यू -1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 1 और -1 को ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर डी आई जे निकालना है यानी कि 3 - 0 तो ये कितना आ जाएगा 3। इसी तरीके से अब इस वाले सेल पर आते हैं, इस सेल के लिए यू आई और वी जे का सम, इसके नीचे v कितना है 6, u कितना है -1, दोनों का सम कितना आ जाएगा 6 - 1 5, ठीक है। फिर यहाँ डी आई जे निकालना है राइट लोअर कॉर्नर पर, तो 3 - 5 कोस्ट में से माइनस करेंगे ये तो कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आते हैं, ये भी एम्प्टी सेल है, इस एम्प्टी सेल के लिए u की वैल्यू कितनी होगी -2, v की वैल्यू कितनी है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और -2 को -1 आ जाएगा। फिर 5 में से माइनस करेंगे -1 को तो -1 माइनस ना होकर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी एम्प्टी सेल है, v की वैल्यू 2 और u की वैल्यू इसके लिए कितनी है -2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 7 में से 0 माइनस किया तो ये वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें चेक करना है क्या ये जितनी भी डी आई जे की वैल्यू है हर एम्प्टी सेल के जो लोअर कॉर्नर पर आई है, जैसे यहाँ 0 आया है, ये 1 आया है, यहाँ पर 3 -2 6 7, इनमें से कोई नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी नेगेटिव नहीं है तो यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, यही मिनिमम कॉस्ट वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला आंसर होगा। अगर एक भी नेगेटिव आ गई तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं कि ये पोजीशन पर यहाँ ये जो डी आई जे है इसने गड़बड़ कर दी, ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, इससे भी कम कॉस्ट देने वाला पोजीशन वाइज एलोकेशंस का सेटिंग या सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो वो हम निकालने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट बेटर सॉल्यूशन। क्योंकि हमने देखा था ये 80 आंसर दे रहा था, एलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 80 दे रहा था, तो अब देखेंगे इससे बेटर निकल सकता है क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे सिंस D22 इक्वल टू -2 जो कि नेगेटिव है, 0 से छोटा है, सो इट इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होगा इससे बेटर कॉस्ट वाला। तो इससे बेटर कॉस्ट वाला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो अभी मैं बता देता हूं कि हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव है उस वाली सेल में एक डमी एलोकेशन थीटा अपनी तरफ से एलोकेट करनी है, थीटा एलोकेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम अब पोजीशन चेंज करेंगे, इससे बेटर एलोकेशन निकालेंगे, सेटिंग्स एलोकेशन की पोजीशंस। तो ये मान लिया थीटा एलोकेशंस हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर एलोकेट करना पड़ेगा। ध्यान रहे थीटा कहाँ एलोकेट करना है, जहाँ पर डी आई जे नेगेटिव आए, और अगर एक से ज़्यादा जगह नेगेटिव आता है तो जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव है एमसीक्यू में पूछा जाएगा थीटा इज एलोकेटेड वेयर, तो ऑप्शन देगा उसमें से ध्यान रखना कि थीटा वहाँ एलोकेट करना है एट दैट सेल विच हैव मोस्ट नेगेटिव डी आई जे वैल्यू या मोस्ट नेगेटिव सेल इवेल्युएशन वैल्यू। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव इस सेल में आ रही है तो थीटा यहाँ लेना है,
उसके बाद अब हमें क्या करना है कि लूप बनाना है, एलोगेशन से एलोगेशन तक जरूर लूप बन रहा होगा। तो देखते हैं, ये अब थीटा एलोगेशन है, तो एलोगेशन टू एलोगेशन अगर हम मूव करें तो यहाँ पर एक एलोगेशन दिख रही है, जा सकते हैं। ऊपर एलोगेशन नहीं है, नहीं जा सकते। बताया था एलोगेशन बनाने, लूप बनाने का तरीका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ही तरीके से चल सकते हैं, और वो उसमें भी एलोगेशन से एलोगेशन ही मूव कर सकते हैं। तो एलोगेशन से एलोगेशन आ गए, फिर एलोगेशन से यहाँ पर एक एलोगेशन है, फिर यहाँ से एक और एलोगेशन से 10 के आगे ये एलोगेशन यहाँ पर 2 पर आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम इधर अगर जाएंगे तो जा तो सकते हैं, बट ऊपर भी जाएंगे तो वापस यहाँ आने की पोजीशन नहीं बन रही है थीटा पर। तो इसका मतलब अब हमें से ऊपर जाना होगा और यहाँ से इधर। तो ये लूप इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्लोज लूप हो जाता है, हम जहाँ से चले वहीं पर हम आ गए। तो ये एलोगेशंस की नई पोजीशन बनाने के लिए लूप हमारे काम आएगा। अब इसका यूज़ कैसे करना है, हमें रिसोल्यूशन फिजिबल ही बना रहे, यानी कि रो सम कॉलम सम की कंडीशन को बैलेंस बना रहे, उसके लिए इस थीटा को जो एक्स्ट्रा हमने इस रो में ऐड किया है उसको बैलेंस करना होगा। क्योंकि ये थीटा एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें रो वाइज टोटल बैलेंस करने के लिए थीटा अगर यहाँ एक्स्ट्रा हुआ है तो थीटा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस कॉर्नर में। ध्यान रहे थीटा हमेशा कॉर्नर पर ही करना है लूप के, ठीक है, और कहीं पर प्लस माइनस नहीं करना। अब यहाँ कॉलम वाइज अगर माइनस किया है तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पर थीटा प्लस करना पड़ेगा। यहाँ प्लस किया है तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा इस कॉर्नर में, और यहाँ माइनस किया तो यहाँ पर प्लस है ही ऑलरेडी थीटा, ठीक है। बीच में यहाँ पर नहीं करना क्योंकि कॉर्नर पर ही हमें थीटा ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये सब करने के बाद अब हमें क्या करना है, थीटा को इस तरीके से चूज करना है थीटा की वैल्यू, जिससे कि जब हम थीटा की वैल्यू रखें तो कोई भी एलोगेशन की वैल्यू नेगेटिव ना बने। तो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए तरीका है कि जो भी नेगेटिव वाली कॉर्नर पे वैल्यूज आई हैं उनमें से जो मिनिमम है उसको 0 के इक्वल रख लो। तो यहाँ पर हम मिनिमम निकालेंगे पहले, किसका, जो नेगेटिव वाली एलोगेशंस है कॉर्नर पर। 8 माइनस थीटा एक तो थी और एक 2 माइनस थीटा, तो दोनों में से मिनिमम क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस थीटा, एग्जैक्टली 2 माइनस थीटा आएगा। और फिर हमें इसे क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे जो ये मिनिमम आया 2 माइनस थीटा को। तो 0 के इक्वल रखेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर थीटा हमारे पास आ जाता है 2, थीटा की वैल्यू 2 आ जाती है, ठीक है। जैसे ही थीटा की वैल्यू 2 आ जाती है इसको इस टेबल में पुट कर देना है, थीटा इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 2 इन टेबल। तो टेबल में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे ठीक है, जब ये थीटा की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू 2 पुट करने के बाद हमें ये पोजीशन मिलेगी। जैसे ही हम थीटा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो पहले तो कोस्ट में लिख लेता हूँ 2, टेबल में कोस्ट क्या क्या थी, 2 7 यहाँ पर था, 4 यहाँ पर था, 3 था, फिर 3 था, ठीक है, फिर 1, फिर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, 1, देन 6, देन 2, ठीक है। और यहाँ पर एलोगेशंस जैसे ही देखें अगर हम लास्ट टेबल में, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पर 2 रखने जा रहे हैं। तो ये 5 एलोगेशन यहाँ तो थीटा है नहीं, एज इट इज़ बनी रहेगी। ये पोजीशन पर थीटा है तो यहाँ थीटा की जगह पर 2 आ जाएगा। ये पोजीशन पर थीटा की जगह पर 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 6 आ जाएगा 8 की जगह पर। यहाँ 10 प्लस थीटा है तो थीटा 2 रखेंगे, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस थीटा यानी कि 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू 2 माइनस करेंगे तो ये 0, यहाँ एलोगेशन हट जाएगा। 0 मतलब कोई एलोगेशन नहीं बनाना। ये 7 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि थीटा इन्वॉल्व नहीं है, 2 एज इट इज़ रहेगा। तो नई टेबल जो बनेगी हमारी ये सब वैल्यू रखने के बाद, वो मैं टेबल लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पर 6 क्योंकि 8 में से 2 माइनस होगा, यहाँ पर 12 क्योंकि 10 में 2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 7, और यहाँ पर एलोगेशन 2 थी वो 2 माइनस 2 0 हट ही चुकी है, हट जाएगी, और यहाँ पर 2, ठीक है।
अब ये जो सॉल्यूशन निकल कर आया है, अगर हम इससे कॉस्ट निकालें तो इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 5 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 6 × 1 प्लस 7 × 4 प्लस 2 × 1 प्लस 12 × 2। टोटल सॉल्व अगर हम करें तो ये 76 रुपीज़ आएगी। और स्टार्टिंग वाले जो BFS था, जो हमने इनिशियल BFS वोगल्स मेथड से निकाला हुआ है, तुमने देखा होगा लास्ट वीडियो में, तो इसका जो कॉस्ट आई थी, इसकी कॉस्ट यहाँ से सॉल्व करके 80 रुपीज़ आई थी। तो अगर देखें तो ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के बाद मोदी मेथड से जो नया BFS निकल कर आया, इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट उससे भी कम हो गई है। बट अभी ये श्योर नहीं है कि ये सबसे कम कॉस्ट वाला है, तो चेक करना होगा कि ये ऑप्टिमल है या नहीं, यानी कि सबसे कम कॉस्ट वाला है या नहीं। तो फिर से इसमें हम फैसिलिटीज कॉस्ट UI और VJ की वैल्यू निकालेंगे, DIJ चेक करेंगे। अगर नेगेटिव कोई सा नहीं आता है तो यही ऑप्टिमल हो जाएगा। तो चेक करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन जिस रो या कॉलम में हो, उसके सामने U या V की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो इसमें 1 एलोकेशन है, इसमें 2 एलोकेशन है, इसमें 1 ही है, इसमें भी 2 है, कॉलम में 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो किसी को भी देखकर, कॉलम वाइज या रो वाइज देखकर 0 एलोकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही मैक्सिमम एलोकेशन आ रही है अगर हम कहीं पर भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि इसमें 2 एलोकेशन मैक्सिमम है या इसमें 2 एलोकेशन मैक्सिमम है, तो मैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी 0 ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे 0 ले लिया इस बार, तो जैसे ही यहाँ पर 0 लिया तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये यहाँ पर U1 आएगा, यहाँ U2, ये U3, ये U4, ये V1, ये V2, ये V3, इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। तो इसमें अगर हम देखें तो U4 की वैल्यू 0 है और इसके सामने एलोकेशन दिख रही है, ये ऑक्यूपाइड सेल है। तो ऑक्यूपाइड सेल के लिए क्या फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला बताया था हमने, CIJ = UI + VJ। तो इस फार्मूले को अगर हम यूज करें तो इस पोजीशन पर इसके सामने एलोकेशन है, ऑक्यूपाइड सेल है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो इसके U और V की वैल्यूज के सम के इक्वल होगी। इट मीन्स 0 में ऐसा कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये कॉस्ट 2 बन जाए। तो 0 में क्या ऐड करें कि 2 बन जाए, तो आंसर मिलेगा 2। इसी तरीके से इसके सामने एलोकेशन 0 के सामने एक और हमें दिख रही है, यहाँ पर ये ऑक्यूपाइड सेल है, यानी कि तो यहाँ पर की कॉस्ट यानी कि 1 ऐसी होनी चाहिए कि जो इसकी V की वैल्यू और U की वैल्यू के सम के इक्वल आए। तो सोचो जरा, 0 में क्या प्लस करें कि 1 आ जाए, तो 0 में क्या प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा, तो V1 की वैल्यू मिल जाती है 1। ठीक है। अब इसके बाद इनकी हेल्प से वैल्यूज निकालेंगे बाकी। तो ये 1 मिल गया है, इसके सामने एलोकेशन और कौन सी दिख रही है, ये 5, तो ये ऑक्यूपाइड सेल हुई यानी कि, और इस पे कॉस्ट कितनी है 2। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग CIJ = UI + VJ के अकॉर्डिंग ये कॉस्ट इसकी V और U की सम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो V की वैल्यू है 1, तो U में क्या ऐड करें, U क्या होना चाहिए जिससे कि सम 2 आ जाए, तो 1 में क्या प्लस करें कि 2 आ जाए, तो आंसर आएगा 1 में 1 ऐड करें कि 2 आ जाए, तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमें फिर चेक करना होगा कि और कौन सी एलोकेशन है जिससे हम बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये मिसिंग है, इस वैल्यू को निकालने के लिए सामने एलोकेशन ये है और इसके नीचे एंट्री हमें ये कंफर्म है। तो यहाँ से एलोकेशन यानी कि पोजीशन ऑक्यूपाइड सेल ये हुई, तो इसकी कॉस्ट 1 बराबर होगी इसकी V और U की वैल्यू के सम के। तो V यानी कि 2 में क्या प्लस करें, U2 की वैल्यू क्या प्लस करें कि 1 आ जाए, तो 2 में क्या प्लस करें कि 1 आ जाए, -1, तो यहाँ पर U2 -1 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद फिर -1 की हेल्प से देखो कौन सी और एलोकेशन है इसमें, ये है, तो इसकी कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 कॉस्ट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ऑक्यूपाइड सेल है तो इसकी V और इसके कॉरस्पॉन्डिंग U दोनों का सम 3 आना चाहिए। तो सोचो जरा, 3 आने के लिए -1 में क्या प्लस करें, -1 में क्या ऐड करें कि 3 आ जाए, तो आंसर मिलेगा 4 प्लस करें, तो V2 की वैल्यू 4 आ गई। अब इसके सामने एलोकेशन ये वाली वैल्यू नहीं पता है, तो इसके सामने एलोकेशन कौन सी है, ये, तो इसकी ऑक्यूपाइड सेल हुई है, इसकी कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 4, तो 4 कॉस्ट आनी चाहिए, 4 आना चाहिए सम। तो हमें सोचना है कि इसके नीचे V की वैल्यू यानी कि 4 में क्या प्लस करेगी 4 आ जाए, वो आंसर आएगा 0। क्लियर। तो इस तरीके से हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। सारी वैल्यूज मिलने के बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इनका सम लिखना होगा। तो सम लिख देते हैं जो ऑक्यूपाइड सेल नहीं है, यानी कि नॉन ऑक्यूपाइड सेल या एम्प्टी सेल है। तो एम्प्टी सेल है, इसमें एलोकेशन नहीं है, तो इसके लिए U और V की वैल्यूज का सम लिखना है। इसके नीचे V कितना है 4 और U कितना है 1,
तो 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इनका डिफरेंस यहाँ पर लिखना है जो DIJ आएगा, तो 7 - 5, डिफरेंस भी नहीं याद रहे, कोस्ट में से इसे माइनस करना है, यानी कि 7 में से 5 माइनस करना है, तो ये 2। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, इसका सम V3 2 हो गया और U1 1 हो गया, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, ये 3, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम चेक करें तो इस वाली पोजीशन पर V की वैल्यू है 1 और U की वैल्यू -1, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये तो हो गया 0, और उसके बाद हमें ये जो वैल्यू आती है इसे इसमें से माइनस करना होता है, तो 3 में से 0 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये भी एम्प्टी सेल है, तो एम्प्टी सेल, इस वाले एम्प्टी सेल में यहाँ पर V की वैल्यू है 1 और U की वैल्यू है 0, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + 0 1, और इसके नीचे यहाँ पर इसका माइनस कर देंगे कोस्ट में से ये वैल्यू, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 4 आ गई। अब इस पोजीशन पर आते हैं, इस पोजीशन पर V की वैल्यू 2 और U की वैल्यू 0, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, उसके बाद 2, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, नीचे लिखना है कोस्ट में से इसे माइनस करके, तो 7 में से 2 माइनस किया कितना आएगा, यहाँ पर 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अब इस वाली पोजीशन पर आते हैं, यहाँ पर V की वैल्यू 4, U की वैल्यू 0, तो दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पर इसका माइनस कर देंगे कोस्ट में, तो 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारी DIJ की वैल्यू है, जिन्हें मैं रेड कलर के पेन से लिख रहा हूं, तो ये जो DIJ की वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में से क्या कोई वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, ये भी 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 नेगेटिव नहीं है, और ये भी नेगेटिव। इसका मतलब सारे के सारे जितने भी DIJ हैं यहाँ पर वो सब पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव हैं। तो ऑप्टिमल टेस्ट के अकॉर्डिंग, सो दिस इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ। तो आंसर में लास्ट में क्या लिखना है, आंसर में यहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऐसे ही लिखकर नहीं छोड़ देना, आंसर में हमें लिखना है कि आंसर में क्या लिखना है, तो हमारा जवाब होगा कि आंसर में हमें एलोगेशन पोजीशन वाइज लिखनी है। ये एलोगेशन कहाँ पर आ रही है, फर्स्ट कॉलम में, तो ये x11 की वैल्यू हमें लिख देनी है कितना, 5। ये एलोगेशन किस पोजीशन पर आ रही है, ये वाली, ये एलोगेशन आ रही है सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पर ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो x23 की वैल्यू हो गई 6। इसी तरीके से ये वाली एलोकेशन कहाँ पर आ रही है, ये वाली, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो ये x22 की वैल्यू यहाँ पर हमें लिख देनी है, x22 = 2। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक एलोकेशन है जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, इसका मतलब x32 की वैल्यू कितनी हो गई, 7। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे देखेंगे तो फोर्थ रो में दो जगह पर, यानी कि फर्स्ट कॉलम में और फोर्थ कॉलम में दो जगह पर एलोकेशन 2 और 12 आ रही है, तो इसका मतलब x41 पर 2 है और x44 पर 12 है। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर एलोकेशन का कलेक्शन मिल गया, और टोटल कॉस्ट कितनी हुई, टोटल मिनिमम कॉस्ट हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये निकाला था, वो कितना होगा, 76 रुपीज़। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम कंप्लीट कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप, जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसका पहला स्टेप किसी भी तरीके से वोगल्स अप्रोक्सीमेशन या लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से BFS निकालना है। दूसरा स्टेप, जो भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया उसे चेक करना है, एलोकेशन एग्जैक्टली m+n-1 के इक्वल होनी चाहिए। अगर है इक्वल m+n-1 के तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना है। उसके अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से यहाँ पर जैसे हमने UI और VJ की वैल्यू निकाली है, फिर ऑक्यूपाइड सेल का फार्मूला मैंने बताया था और नॉन ऑक्यूपाइड सेल का फार्मूला लगाकर ये वैल्यूज़ निकालनी है। लास्ट में अगर DIJ कोई भी नेगेटिव आ जाता है, जैसे लास्ट टेबल में आ गया था, तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा, और अगर
नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं आती है तो सॉल्यूशन जैसे यहाँ पर आया, सारी वैल्यूज, ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, वही आंसर होगा। आंसर में हमें यही नहीं छोड़ना, सारी एलोकेशन लिखनी है उनकी वैल्यूज और टोटल मिनिमम कॉस्ट लिखनी है। क्लियर। इसमें एक बात समझने की है कि अगर DIJ क्वेश्चन में सारे नेगेटिव नहीं आते हैं पर कोई जीरो अगर आ जाता है कम से कम एक, तो भी सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा, पर उस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स ये ही पोजीशन वाइज नहीं आएगी एलोकेशन इतनी कॉस्ट देने वाली, और भी पोजीशन डिफरेंट वाली भी 76 ही कॉस्ट देने वाली और सॉल्यूशन भी बनेगा। अगर कोई DIJ जीरो हो जाता है और नेगेटिव कोई नहीं है पर, तो उस केस में अल्टरनेट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो अब आज हमारे ये जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये टॉपिक, ये चैप्टर क्लोज होता है।